ऑलराइट, तो देखो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे अपना कौन सा मॉडल, दैट विल बी स्टडिंग द क्वांटम मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल? क्वांटम मॉडल। ठीक है, अब देखो, तो क्वांटम मॉडल का सीन क्या है, ध्यान से समझना जो बता रही हूँ। अब देखो, अब क्वांटम मॉडल का सीन क्या है, क्वांटम मॉडल में बेसिकली सीन क्या है, ध्यान से देखो। होता क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर है ना, किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में हम क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा रदरफोर्ड्स मॉडल, फिर हमने पढ़ा बोहर्स मॉडल, है ना। फिर हमने पढ़ा अपना बोहर्स मॉडल, लास्ट पढ़ा था। सबसे पहले थॉमसन आया, कौन सा मॉडल आया? सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर कौन सा मॉडल आया? रदरफोर्ड्स मॉडल आया, ठीक है। फिर कौन सा मॉडल आया? बोहर्स मॉडल आया, सही है। अब हमारा जो फाइनल हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हाल क्या है कि दिस इज द मोस्ट फॉलोड मॉडल, ठीक है। इट इज द मोस्ट फॉलोड मॉडल जो एक्चुअली बहुत सारे सवालों के जवाब हमको दे पाया है, सही है। अब यहाँ देखो, तो जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, अब देखो, तो यहाँ सीन क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये जो मॉडल है ना, ये हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल है, सही बात है। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल में इसमें एक और चीज याद रखनी है कि भाई ये कैसा मॉडल है, ये हमारा एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, सही बात है। तो एक हमारा मैथमेटिकल मॉडल है, एक हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल हुआ और एक मॉडल कैसा हो गया हमारा? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हो गया, सही है। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो जैसे बोहर ने ये बोला कि भाई सेंटर में कौन आता है? न्यूक्लियस आता है, ठीक है। बोहर ने क्या बोला? सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस। और उसने ये बोला कि यार यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, क्या हो रहा है? यहाँ पर शेल्स के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ, यहाँ, इस शेल पे ही, के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, इस शेल पे ही इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, सही बात है। तो यू वुड हैव के शेल, यू वुड हैव एल शेल, यू वुड हैव एम शेल एंड सो ऑन। तो इनके अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है। तो बोहर के मॉडल के हिसाब से, बोहर के मॉडल के हिसाब से होगा क्या, मुझे बताओ, बताओ। बोहर के मॉडल के हिसाब से होगा क्या कि भाई के शेल होगा, एल शेल होगा, एम शेल होगा, इनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, सही बात है। वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, सही बात है, ठीक। अच्छा, लेकिन कहानी देखो क्या है, देखो कहानी क्या है बेसिकली। कहानी ये है कि यार इसमें तो हमें 100% पता है, हमें 100% वी नो, व्हाट डू वी नो, कि द इलेक्ट्रॉन शैल बी फाउंड एट के शेल। हमको स्पेसिफिकली पता है कि भैया के शेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एम शेल में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सही बात है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एल में ही मिल रहा है, एम में ही मिल रहा है ना। तो 100% का क्या मतलब है कि वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन शैल बी फाउंड एट द के शेल। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, अब क्या हो रहा है, ये किसका मॉडल था? बोहर का, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले बोहर मॉडल डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई बोहर के मॉडल में ये तो चलो आ ही गया, क्वांटम के मॉडल में क्या हुआ? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर क्या हुआ? देखो, इन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन इज टू स्मॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल है कि वो पार्टिकल के जैसे तो बिहेव करता ही है, पर वो एक वेव के जैसे ज्यादा बिहेव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करी, एक्चुअली क्या हुआ, ये डुअल नेचर का कंसेप्ट कहाँ से आया?
ये डुअल नेचर का कंसेप्ट दिया हमको डी ब्रोगली ने, ठीक है। किसने दिया? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आया। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि हर चीज का नेचर में कैसा कैरेक्टर होता है? एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, ठीक है। तो डुअल नेचर होता है किसका? एवरीथिंग इन नेचर, everything in nature has particle nature as well as wave nature। सही है कि हर चीज का नेचर में डबल कैरेक्टर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, सही है। अच्छा, अब आप एक चीज समझो, अगर उसमें उसका पार्टिकल नेचर भी है और अगर उसमें उसका वेव नेचर भी है, ठीक है, दोनों है, तो इन्होंने क्या करा ना, देखो इन्होंने ऐसे कहा, देखो इन्होंने कहा कि दैट इज कॉल्ड लैम्डा डी ब्रोगली इज गोइंग टू बी h upon mv, ठीक है। लैम्डा डी ब्रोगली इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट? h upon mv। m क्या है? m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो साइंटिस्ट का क्या कहना था? साइंटिस्ट का कहना ये था कि भाई अगर हमारे पास एक पार्टिकल चल रहा है तो पार्टिकल इस पूरी वेव में कहीं भी हो, पार्टिकल यहाँ हो, पार्टिकल यहाँ हो, पार्टिकल यहाँ हो, पार्टिकल कहीं भी हो, है ना, एक पार्टिकल, पर उसके अंदर से एक वेव निकल रही है, वो वेव हमको दिख भी नहीं रही शायद, हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं अगर, तो हम, वेव निकल रही है, हाँ मतलब अगर तू चलेगी तो तेरे अंदर भी, तेरे अंदर के आसपास भी एक वेव है, मैं चलूंगी तो मेरी भी एक वेव है, और हाँ और ऐसा समझ, ठीक है। वो जो वेव है, अब हर वेव की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो पहले हमें डी ब्रोगली के हिसाब से यही पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमें क्या पढ़ना है, मुझे बताओ, बताओ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में हुआ क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ में हुआ ये कि भाई मैम एक वेव बनी, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, सही है, सही बात है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैम एक वेव बनी, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ वेव है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेव है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक वेव है, समझ में आ रही? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये वेव। सो द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज कि मैम यहाँ पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, 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 सही। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी वेव है, क्योंकि पार्टिकल तो चलता ही जा रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या आया कि जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, जो डी ब्रोगली वेव का कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली वेव का एक दूसरा नाम और क्या होता है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर वेव, है ना। मैटर वेव क्यों? क्योंकि हर मूविंग मैटर के साथ, हर मूविंग मैटर के साथ, हर मूविंग मैटर के साथ ये वेव चलती, ठीक है। तो अगर हर मूविंग मैटर के साथ अगर ये वेव बन रही है, ठीक है, so that wave is called as what? The de Broglie wave, and that is also called as what? That is also called as a matter wave। कनेक्टेड कनेक्टेड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी देखते हैं, इतना समझ में आया, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेव क्या हुआ? इट्स अ पार्टिकल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, समझ में आई, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। अच्छा यहाँ बात करो, यहाँ पे बात करो, तो ये क्या है? वन वेव का क्या मतलब है? वन वेव का मतलब हो गया वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वन वेव। समझ में आ गया? वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, दिस इज ऑल्सो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कोई वेव बनाते हैं, अगर हम कोई वेव बनाते हैं, तो उस वेव के अंदर सीन क्या है? ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। एक बात बताओ, क्या ये आधी क्रेस्ट है? क्या ये भी मेरी आधी क्रेस्ट है? तो होगा क्या यहाँ से यहाँ? दिस इज गोइंग टू बी हाफ क्रेस्ट एंड हाफ क्रेस्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन फुल ट्रफ। आई बात समझ? तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वन वेव इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ, हाँ या ना?
Yes, ma'am. तो आधा क्रेस्ट और आधा क्रेस्ट भी तो एक फुल क्रेस्ट है, बोलो है ना। और ये क्या है, वन फुल ट्रफ है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज है, तो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, अगर मैं इस पूरी वेव को लूँ तो कहना है से कि वन लैम्डा है ना, वन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, वन Yes. distance between two consecutive thrusts, distance between two consecutive मैम ऐसे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव or two consecutive crests or two consecutive or two consecutive crests। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वन लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू, और वन लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive thrusts और टू consecutive crests। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर और नो, ठीक है। मैम एक और चीज सुनो पहले, अब देखो, तो इसको अगर देखो मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरे लिए आधा ट्रफ हुआ, ये वाला भी मेरे लिए आधा ट्रफ हुआ। अब ये ड्राइंग में मत जाना, ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, पर तुम समझ गए, ये आधा ट्रफ और ये आधा ट्रफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। और इन दोनों के बीच का अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लैम्डा ले लूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास फुल क्रेस्ट हो गया, और हाफ ट्रफ एंड हाफ ट्रफ बेसिकली मेक्स व्हाट, वन फुल ट्रफ। तो ये मेरा क्या बन गया, वन वेव लेंथ। पहले बात समझ में आई। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारा एक डिस्टेंस है, समझ में आया, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। अब आप उसको जब नापोगे तो आप कैसे नापोगे, आप ऐसे नापोगे कि मैम हमने जब कोई वेव बनाई, ठीक है, जब हमने इस तरह से कोई वेव बनाई तो उस वेव का क्या सीन रहा, उस वेव का सीन ये रहा कि दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, सही बात है। व्हाट इज दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, सही बात है। तो मेरे पास ये क्या आ गई, ये आ गई वन वेव, ये भी क्या आ गई, वन वेव, ये भी क्या आ गई, वन वेव, और ये भी क्या आ गई, वन वेव, है ना। तो नापने के लिए और वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड विद द वर्ड लैम्डा। कंसेप्ट क्लियर है, सो वी रिप्रेजेंटेड विद द वर्ड लैम्डा। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, सही बात है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, दिस लैम्डा, दिस इज लैम्डा, लैम्डा लैम्डा, ये करके वेव आ रही है, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो ध्यान से, वेव बन गई, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, अगर मान लो तुमने कभी जिम में गए हो, है ना, और वेव बनाई, तो जब तुम गए और वेव बनाई तो हुआ क्या, कि जब तुमने वो बैटल रोप को अप डाउन मूव किया, मान लो तुम आज वही बोनवीटा पी के गए हो, ठीक है। अब जब तुम अगर बोनवीटा पी के गए हो तो होगा क्या, मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, मुझे बताओ, कि मैम हमने फट 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 वेव बना ली। लेकिन अगर हमारे अंदर एनर्जी इतनी नहीं है तो हमने वेव आराम आराम से बनाई, सही बात है। तो एक बात बताओ, अगर आराम आराम से वेव बना रहे हैं तो वेव भी धीरे धीरे जाती है ना। तो वेव ये इजी वेव है, इजी वेव कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि ये वो वाली वेव है जब आपके सोर्स में इतनी एनर्जी नहीं है, समझ में आ गई। ये कैसी वेव है, जब सोर्स डज नॉट हैव इनफ एनर्जी, है ना। तो जब सोर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है तब ये वाली वेव है, और जब सोर्स के पास बहुत सारी एनर्जी है तो ये वाली वेव है। तो ये वाली क्या है, जब सोर्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी, सही बात है। जब सोर्स के पास बहुत सारी एनर्जी है तो वो ये वाली वेव है, और जब सोर्स के पास ये नहीं है तो ये वाली एनर्जी। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। अब आप एक चीज ये समझो कि सोर्स के पास जब बहुत एनर्जी तो हुआ क्या, कि मैम कम टाइम में बहुत सारी वेव बन गई, तो मेरे पास ये क्रेस्ट और ये ट्रफ है, 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 बोलो है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आया, ये जो आया, तो ये क्या आई, हमारी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, दिस लैम्डा दिस लैम्डा इज टू स्मॉल, है ना। तो वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ अगर कम है, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ अगर कम है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, विच मीन्स हाई एनर्जी। बात समझ नहीं, विच मीन्स हाई एनर्जी। कंसेप्ट समझना है। और यहाँ पे क्या है,
ये क्या है? यहाँ पे लैम्डा हमारा कम है, बात समझ आ रही है? लैम्डा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अगर लैम्डा ज्यादा है तो आराम आराम से वेव बन रही है, इसका मतलब सोर्स की एनर्जी कम है। तो कोई भी वेव अगर बनती है तो उसका बनना किस पे डिपेंड करता है? उसके सोर्स पे। सही बात है, उसका बनना किस पे डिपेंड करता है? उसके सोर्स पे। अब साथ ध्यान सुनो, तो अगर हम कहते हैं कि सोर्स की एनर्जी हाई है, अब तुम लोग बताओ, सोर्स की एनर्जी अगर हाई है तो उसकी वेवलेंथ कम है, और अगर सोर्स की एनर्जी लेस है तो उसकी वेवलेंथ हाई है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सोर्स की एनर्जी अगर हाई है तो उसकी वेवलेंथ कम है, और सोर्स की एनर्जी अगर लेस है तो उसकी वेवलेंथ हाई है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यार कोई भी वेव अगर बन रही है, ठीक है, कोई भी वेव अगर बन रही है तो उस वेव का बनना या ना बनना किस बात पे डिपेंड करता है? मुझे बताओ। सोर्स के ऊपर। ठीक है, सो अल्टीमेटली हु डिसाइड्स द वेव? इट इज द source who decides the wave. Source who decides the wave. समझ में आ गई? ठीक है, अब समझो, तो source who decides the wave is this part. कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अगर एनर्जी ज्यादा है तो आप सबके देखो एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज इट कॉल्ड? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स formed per second। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड, कि हर सेकेंड कोई तो वेव बन रही है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वेव्स आर बीइंग फॉर्म्ड पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? ये रही। सो व्हाट इज दिस? दिस इज म्यू। कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज दिस? दिस इज म्यू। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? नंबर ऑफ waves formed per second. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा देखो, तो एक सेकंड में अगर हमने कहा एक सेकंड में 10 वेव्स बन रही हैं पर सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज 10 हर्ट्ज। तो वेव्स पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? हर्ट्ज। समझ आ रही है? दैट इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में 20 वेव्स पर सेकंड आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज। समझ आ रही है? अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर मेरे पास हमने बोला कि एक सेकंड में 50 वेव्स बनती हैं, तो 50 वेव्स पर सेकंड बन रही है तो हम क्या बोलेंगे? 50 हर्ट्ज। तो यूनिट तो एच जेड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया? दैट इज 50 हर्ट्ज। कंसेप्ट क्लियर है? बोलो है ना? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? 50 हर्ट्ज, राइट? तो आप इसको 50 एच जेड भी लिख सकते हो और 50 एच ई आर टी जेड भी लिख सकते। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, अब देखो, तो 1 सेकंड के अंदर 10 वेव्स पर सेकंड है, 10 हर्ट्ज है, 20 वेव्स पर सेकंड है, 20 हर्ट्ज है, 50 वेव्स पर सेकंड है, 50 हर्ट्ज है। बात समझ में आ गई? फिफ्टी हर्ट्ज। लॉजिक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं आइडियली, लेकिन आप एफ से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक बात है? गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? राइट? अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे सोर्स की एनर्जी, अच्छा देखो सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स सन से भी रेडिएशंस निकल रही है ना, हम भी किसी रस्सी में रोप बना वेव्स बना रहे हैं, तो सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह रहे हैं सोर्स जो है ना, उस सोर्स की एनर्जी अगर हाई है तो तुम बताओ कैसी वेव्स बन रही है? जिग 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 वाली। तो अगर ऐसी वेव्स बन रही है इसका मतलब क्या है कि मैम इधर क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में क्या है? डिस्टेंस बहुत कम है। तो अब सोच के देखो, ये वेवलेंथ छोटी होगी, बोलो है ना? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कैसा है? बहुत ही
कम है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, बोलो हाँ है ना। अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है मतलब लैम्डा 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 इनका बहुत कम हो गया, सही। अब लैम्डा इनका बहुत कम हो गया, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड is too large. Are you understanding? Number of waves per second is what? Is too large. Concept clear है? Yes. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बोल सकती हूँ कि वेवलेंथ ज्यादा, Frequency कम. फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम। कम. समझ में आ गई? तो वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम, ठीक बात है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, बोलो हाँ ना, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, एक आदमी ने बैटल रोप में 1 सेकंड में 50 वेव्स बनाई और एक आदमी ने उसी बैटल रोप में 100 वेव्स बनाई। तो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उसमें से किसी एक ने क्या करा, 1 सेकंड में 50 वेव्स बनाई पर सेकंड, ठीक है। और इधर ही एक आदमी ने 1 सेकंड में क्या करा, 100 वेव्स बना दी पर सेकंड, सही बात है। तो यहाँ पे ए ने कुछ वेव्स बना दी और बी ने कुछ वेव्स बना दी, बोलो है ना। तो यहाँ पे 50 वेव्स पर सेकंड है और यहाँ पे कितनी वेव्स है, 100 वेव्स पर सेकंड है। अब मुझे बताओ हो क्या रहा है, 1 सेकंड में यहाँ 50 वेव्स पर सेकंड है, 1 सेकंड में यहाँ 100 वेव्स पर सेकंड है, बोलो है ना। सो आइडिया हियर इज व्हाट कि मैम किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है तुमको, तुम बताओ, ए की के बी की, B. ठीक है। E is going to be equals to H है ना, ठीक है। तो E here is going to be equals to what, H है, राइट। अच्छा क्या होता है, तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही बात है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, सही है। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो तुम ये चीज समझो कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे होगा क्या, मुझे बताओ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना। और एक चीज और देखो, एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एच एफ। एच क्या है यहाँ पे, एच हमारे पास है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला किसका बना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव, सही है। ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेव। कंसेप्ट क्लियर, पक्का। सो एनर्जी ऑफ द वेव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी फॉर्मूला का फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, बताइए। हाँ है ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताओ, इतनी लॉजिक समझ आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। और एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ हमारे पास सीन क्या है, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट में एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, सही है। हाउ मच इज दिस वैल्यू, 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -34 जूल सेकेंड, करेक्ट है। तो ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये वाला वैल्यू अपने को याद यहाँ पे रखना है। कंसेप्ट क्लियर है। तो दिस इज गोइंग टू बी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। वैल्यू समझ आई। अच्छा एक चीज और देखो, अब हम एक बात बताओ, मैंने क्या करा, ये एक यहाँ पे बैटल रोप बनी हुई है, ठीक है, ये रस्सी है, मैंने इसको यहाँ से पुल अप करा तो ये वेव बनी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके वेव बनी, बन गई। अब अगर ये वेव बन गई तो क्रेस्ट एंड ट्रफ बन गए, सही है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बन गए। अच्छा क्या बताओ, जब एक आदमी यहाँ खड़े होके इस रोप को ऐसे खींच रहा है तो एक क्रेस्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप
डाउन, ऐसे बन रहा है, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब जब वेव बनी तो इस रस्सी को ऊपर जाने और नीचे आने में जो समय लगा, कुछ समय तो लगा होगा, ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं लगा होगा, तो हम कह रहे कुछ तो टाइम लगा होगा। वो जो कुछ भी टाइम लगा होगा ना, वो टाइम क्या है, देखो वो टाइम है हमारा ऐसा कि अगर कुछ भी वो टाइम लगा होगा, सही है, तो दैट टाइम इज नथिंग बट टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल टी? टाइम टेकन टू Complete one oscillation. टू कंप्लीट One. टू कंप्लीट वन वेव। ठीक है, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, दैट इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। Yeah. सही बात है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव दैट विल बी वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार 0.25 सेकेंड्स में एक वेव बन जाती है, बहुत छोटा टाइम है 0.25 सेकेंड, ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब हम ये मान के चलो कि हम ये कर सकते हैं कि 0.25 सेकंड्स में एक वेव बना दी, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, अगर 0.25 सेकंड में मैंने एक वेव बना दी तो मुझे क्या बताओ एक सेकंड में कितनी वेव बनेगी? 4। तो कैसे निकाला कि अगर मुझे यहाँ पे 1 करना है तो क्या मैं इसको 1/0.25 कर सकती हूँ? Yes. तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर 1 बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे LHS साइड पे मैं क्या करती हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 0.25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगी 4 वेव्स पर सेकेंड। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरे पास क्या बन गया, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि मैम इन 1 सेकेंड देयर वुड बी 4 वेव्स पर सेकेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर वुड बी हाउ मेनी वेव्स? देयर वुड बी 4 वेव्स पर सेकेंड, एंड 4 वेव्स पर सेकेंड का मतलब क्या है, 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से हम क्या बोले कि भाई इन 1 सेकेंड अगर 4 वेव्स पर सेकेंड बन रही है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज आ गई। तो 0.25 था क्या, 0.25 उस केस में क्या था, कैपिटल टी। बात समझ, 0.25 उस टाइम पे क्या था, इट वाज नथिंग बट व्हाट, कैपिटल टी। कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से हम कैसे बोले कि भाई मैम इन टी सेकेंड्स, in t seconds if one wave is formed, in t seconds if one wave is formed, so therefore in 1 second 1 by t wave is formed, बोलो है ना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में कितनी वेव बन जाएगी, 1 by t वेव बन जाए। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी वेव बन गई, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, 1 by t wave shall be formed, 1 by t wave shall be formed। और 1 by t को क्या बोलते हैं, 1 by t is nothing but what, frequency। समझ में आ गया? तो 1 by t is nothing but what, frequency। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes. है ना, ठीक है। सो 1 by t is nothing but frequency। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तब आप एक चीज समझो, सो 1 by t is nothing but what, frequency। और हमने आज ही पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, h into f। तो क्या मैं एनर्जी का एक फॉर्मूला और लिख सकती हूँ, h into 1 by t, फ्रीक्वेंसी की जगह आई कैन राइट डाउन 1 by t। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या गया, h by t, where h is the Planck's constant and t is the time taken by the body। है ना? Is this part clear? So 1 by time period would be nothing but what? 1 by time period would be frequency। Got the point? So energy is going to be h by t। Got the point? Yes, ma'am. Any doubts on this? पक्का? ठीक है, तो एक चीज तो ये आ गई। एनी डाउट्स? No, ma'am. ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, तो ये चीज मुझे समझ आई। एक और चीज देखो, क्या मुझे ये पता है स्पीड इनटू टाइम Distance. इज इक्वल टू डिस्टेंस। कोई वेव जब चलती है किसी रस्सी में तो वो किसी स्पीड से तो चल रही है, तो स्पीड क्या है, v।
टाइम एक वेव को बनने में कितना लगता है? T. T. अच्छा, एक वेव जब बनती है तो वो वेव बनती है ड्र, मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दैट मीन्स वन क्रेस्ट 1 trough. प्लस वन ट्रफ, ये दोनों बनती है। तो जब वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ बनती है तो डिस्टेंस इज व्हाट? लैम्डा। So v into t is going to be what? Lambda. तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज स्पीड? Speed of wave. स्पीड ऑफ द वेव इज नथिंग बट व्हाट? Lambda. लैम्डा अपॉन टाइम। The speed of the wave is what? Lambda into 1 by t. 1 by T. 1 by t is what? Frequency. तो क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, बोल सकते हैं? Yes, ma'am. अच्छा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जितनी भी रेडिएशन सन से निकलती है, ठीक है, जितनी भी रेडिएशन कहाँ से निकलती है? सन से निकलती है, ठीक है, जितनी भी रेडिएशन कहाँ से निकलती है? सन से निकलती है। दे विल ऑल बी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक Radiations. रेडिएशन, ठीक है, दे विल ऑल बी व्हाट? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और जितनी भी रेडिएशन सन से निकल रही है, चाहे माइक्रोवेव में निकल रही है, चाहे रेडियो वेव्स निकल रही है, कोई भी वेव निकल रही है, उन सबकी स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो उसको है तो वेव ही ना भाई, है तो वेव ही, कैसे बन रही है उससे मतलब नहीं। हर वो वेव जो सन से निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होती है, कैसे चलती है, क्या करती है, पर इतना समझ में आ रहा है कि सन से निकलने वाली रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोलो है ना? Yes, ma'am. हमें 3 into 10 की पावर 8 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 का मतलब समझिए 3 इंटू 1000 ऐसा, सही बात है। तो इतनी ज्यादा मीटर चलती है लाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने मीटर चल जाती है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट को मैं चाहूँ अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फॉर इलेक्ट्रो, ये तो जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है, साउंड के चैप्टर में, पर कहाँ से आया समझ आया? Yes. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फॉर ऑल वेव्स, फॉर ऑल वेव्स, हर वेव के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हर वेव के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो v इज गोइंग टू बी व्हाट? लैम्डा इनटू, सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो c इज गोइंग टू बी व्हाट? लैम्डा है, c इज गोइंग टू बी लैम्डा, तो लैम्डा f। तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी को बोल सकती हूँ c बाय लैम्डा? फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकती हूँ? c बाय लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं c बाय लैम्डा। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? Yes, ma'am. बात समझ में आ गई? अगर फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे हैं c बाय लैम्डा, तो होगा क्या मुझे बताओ? कि एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू hf, एनर्जी हियर इज गोइंग टू बी hc बाय लैम्डा, सही है। तो एनर्जी इज गोइंग टू बी व्हाट? hc बाय लैम्डा। तो मेरा जो फॉर्मूला बना था, और मैं चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकती हूँ h इंटू 1 बाय टी। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मेरे आ गए किसके? एनर्जी ऑफ द वेव के, बोलो है ना? हम सीखे हैं। c is the speed of light, speed of electromagnetic radiations, and light is also a kind of electromagnetic radiation. So this is nothing but what? Speed of light, 3 into 10⁸ meters per second। कंसेप्ट समझ में है? कोई दिक्कत? ठीक है। सो c by lambda is going to be nothing but what? Frequency। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम अ वेरी बेयर मिनिमम टॉपिक विच इज नथिंग बट व्हाट? स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। और हमने फॉर वन वेव पढ़ा, फॉर वन वेव पढ़ा। फॉर वन वेव का मतलब क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम वुड बी व्हाट? लैम्डा। तो स्पीड वुड बी लैम्डा बाय टी, बोलो। तो स्पीड वुड बी व्हाट? लैम्डा बाय
टी, सही बात है। तो लैम्डा बाई टी हुआ और 1/t को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वुड बी स्पीड ऑफ लाइट। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? और हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो सबकी स्पीड क्या है, सबकी स्पीड चल रही है सी से, तो सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी सी बाय लैम्डा। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ठीक ये है, सन की एनर्जी है। सन में से निकलने वाली हर रेडिएशन की एनर्जी की स्पीड और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन। तो ना भाई, सन से रेडिएशन निकल रही है ना, तो रेडिएशन निकलेगी तो रेडिएशन एक वेव है, हर वेव में एक वेवलेंथ है और ये एक, वाला सन की एनर्जी इज इक्वल टू हाँ, हर वेव के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हर वेव के लिए c स्पेसिफिकली इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ लाइट। एंड ऑफ द स्टोरी। समझ में आई? अब आप एक चीज देखो, एक और पैरामीटर है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम शुरुआत किससे कर रहे थे, क्वांटम मॉडल से। बट क्वांटम मॉडल आया क्यों? तो हमने सबसे पहले बात पढ़ी कि भाई इसमें मैथमेटिकल मॉडल है, फिर हमने पढ़ा कि भाई इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ठीक है? इफ इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक बात है? तो मैथमेटिकल मॉडल भी है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी है। अब हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव। तो बात ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, हम तो ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सबसे पहली चीज यही पढ़ाई जाती है 9th क्लास में हमने को, इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। पार्टिकल मतलब जिसको मैं छू सकूं। तो यार हम तो इलेक्ट्रॉन को छू ही नहीं पा रहे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई नेचर में हम हर पार्टिकल के दो नेचर देखते हैं, एक वेव कैरेक्टर और एक पार्टिकल कैरेक्टर। तो उन्होंने पहले बोला कि वेव क्या है, वेव को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी वेव अगर हमने देखी है तो एक साइनोसोडल वेव होती है जो कि क्रेसेंट रफ की फॉर्म में आती है। तो अगर वो क्रेसेंट रफ की फॉर्म में आ रही है तो इसका क्या मतलब है? अगर वो क्रेसेंट रफ की फॉर्म में आ रही है तो इसका क्या मतलब है? बताओ कि मैम क्रेस्ट बना, ट्रफ बना, एक वेव का मतलब वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। वन क्रेस्ट का मतलब, वन वेव का मतलब वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, बोलो है ना? ठीक है। और हमने ऐसे ही बोला कि भाई हाफ क्रस्ट एंड वन फुल ट्रफ एंड देन हाफ क्रस्ट, या फिर हमने क्या बोला, दो फुल ट्रफ्स और वन फुल क्रेस्ट, सही है? तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज बेसिकली वन वेवलेंथ, सही है? तो वेवलेंथ बोला, लेंथ बोलने का मतलब इट इज बाय नेचर इज अ डिस्टेंस, ठीक है? और डिस्टेंस अगर वो है तो उसका लेंथ कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम्स इज गोइंग टू बी व्हाट, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट, 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर, सही बात है? ठीक है। तो ये अपने को समझ में अच्छे से आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? बोलो। यस मैम। पक्का? आपने भी बना आर्मस्ट्रॉन्ग क्या बोला? हाँ बताते हैं। अब देखो, अब क्योंकि वेवलेंथ की बात हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ की बात हो रही है, तो वेवलेंथ का सीन क्या है? वेवलेंथ का सीन क्या है? वेवलेंथ का सीन ये है कि मैम जब वेवलेंथ बनी, जब वेवलेंथ बनी, जब वेवलेंथ बनी तो ये वेव जो हम बोर्ड पे बना रहे हैं ये तो दिखने में बड़ी लग रही है ना। असली में वेव कैसे बनती है? असली में ऐसे 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 ऐसे, सही है? असली में ऐसे ऐसे बनती है। तो माय पॉइंट इज कि ऐसे 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 वेव जब बन रही है तो बहुत ये भी दिख रही है वेव। वेव तो सच में बहुत छोटी होती है। तो ये जो वेवलेंथ है, ये देखो, ये ब्लू वाली वेव हमने जो दिखाई, ये जो रेड वाली वेव हमने दिखाई, या फॉर दैट मैटर अगर हमने ये वाली वेव दिखाई, तो ये जो है ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये डिस्टेंस मेजरेबल है, जो ब्लैक वाली वेवलेंथ हम दिखा रहे हैं ये तो बहुत मेजरेबल डिस्टेंस है, नाप सकते हैं इसको, तो हम स्केल से नाप सकते हैं। रेड वाला थोड़ा छोटा डिस्टेंस है, उसको नहीं नाप सकते। ब्लू वाला जो डिस्टेंस है वो कैसा है अपने पास, बताओ? ब्लू वाला डिस्टेंस जो है वो कैसा है, उसको कम नाप सकते हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या बोले, लैम्डा धीरे धीरे घट रहा है, लैम्डा धीरे धीरे घट रहा है, बोलो है ना? तो हमें जो हम वेव्स देख रहे हैं, हम लाइट में बैठे हैं, पर क्या तुमको वो लाइट सच में दिख रही है? नहीं दिख रही। वो वेव निकलती हुई दिख रही है तुमको? नहीं दिख, तो है तो सही, पर क्या हम वो वेवलेंथ क्रेसेंट तरफ देख पा रहे थे? सोचो वो कितनी छोटी है। इतनी छोटी है कि उसको हम कैसे नापे? तो हमने कहा जो वेवलेंथ है उसको नापने के डिस्टेंसेस भी छोटे होते हैं। तो 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम्स। बात समझ में? यूनिट है वेवलेंथ नापने की। हाँ, ये डिस्टेंस की यूनिट है, कितना भी छोटा डिस्टेंस नाप लो। 1/10 की पावर माइनस 10 का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम्स। आई समझ? आई समझ?
So 1 nanometer is going to be what? 10 की पावर -9 मीटर। सही बात है। तो ये 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर है ना? पक्का? तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू ये आ गई। बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलती हूँ कि 1 फर्मी F1 FM, तो दैट्स टेल यू व्हाट? 10 की पावर -15 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दैट इज 1 फर्मी। कितना छोटा डिस्टेंस है? इसको तो पॉइंट में कन्वर्ट करेगी तो 0.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये इतना मीटर। दिस इज 1 फर्मी। तो इतना छोटा मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लोगे, इंटू 100 कर ये लोगे। लो फ्रीक्वेंसी के लिए नापने के लिए। ये नहीं, लो फ्रीक्वेंसी अब गलत बोला ना। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कम वेव बन रही है। कम वेव का मतलब ज़्यादा चौड़ी वेव बन रही है, तो वेवलेंथ जो हो गई वो तो बड़ी हो गई। सोच के बोलो। तो इसका मतलब वेवलेंथ कैसी हुई? वेवलेंथ हुई कम। उसके लिए नापने के लिए ये। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ए के ऊपर ही गोला मार दिया इसके सिर पे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम्स। सही बात है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 एंगस्ट्रॉम्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट? दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज 1 नैनोमीटर। nanometer. This is 1 Fermi. Are you understanding? So you would have 1 Fermi, you would have 1 nanometer, you would have something like that. सही बात है? कोई दिक्कत? तो there would be 1 nanometer, there would be 1 angstroms, there would be 1 Fermi, है ना? ऐसे करके बहुत सारे यूनिट्स हमारे होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। पक्का? वेवलेंथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम। समझ में आ गया? तो we would have 1 Fermi all of that. कोई दिक्कत? पक्का समझ आई? ये वेवलेंथ की होगी। एक और हमारे पास टर्म होता है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वेव नंबर। क्या बोलते हैं उसको? वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो वेव नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? ठीक है, तो वेव नंबर इज लाइक दिस। So what is wave number? Wave number is going to be 1 by lambda. How do you denote wave number? You denote it with mu bar. Mu के ऊपर bar है ना? So what is this? This is nothing but what? Wave number. And that is nothing but what? 1 by lambda. Lambda का मतलब समझो क्या? जैसे मान लो मैंने बोला कि यार 0.25 0.0 दोबारा सुनना 0.025 मीटर 0.025 मीटर डिस्टेंस के अंदर 1 वेव बनती है। मतलब हमने जब वेव बनाई, आई बात समझ? तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनी। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 0.025 मीटर। इतनी छोटी वेव थी। लेट्स से नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं तुमको ऐसे ही पूरा एक 1 मीटर का हिस्सा दे दूं, 1 मीटर पूरा दे दूं, ठीक है, मैं तुमको ऐसे ही पूरा क्या दे दूं? मैं तुमको ऐसे ही पूरा 1 मीटर का हिस्सा दे दूं, ठीक है? ठीक है, तो कितनी वेव्स बनेगी? तो 0.025 मीटर के अंदर 1 वेव बन रही है, तो 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स बनेगी? आ गई? तो अब हम क्या करें? इंटू 1000 कर दें सॉल्व करने के लिए। तो 1 मीटर में कितनी होती है? अच्छा, ये वाली वैल्यू है थी, ये वाली वैल्यू थी लैम्डा। व्हाट वाज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू वाज लैम्डा। आई बात समझ? सही है। तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ गई? हट जाएगा, हो जाएगा 25 4 40 वेव्स बनी।
तो 40 waves per meter. Are you understanding? How many waves? 40 waves per meter. Concepts on है? Yes, ma'am. So what is that? 40 waves per meter. आई बात समझ? Yes, तो ma'am. इसका मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स बन रही है? 40 वेव्स पर मीटर. दिस इज गोइंग टू बी माय वेव नंबर. समझ आया? तो इसका यूनिट क्या है? देखो 1 बाय मीटर नीचे आएगा तो यूनिट बनेगा 40 मीटर इनवर्स. मीटर ऊपर जाएगा. तो अगर ऊपर मीटर है ही नहीं 1 बाय मीटर तो ऊपर मीटर नहीं है मतलब मीटर की पावर 0. यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मीटर की पावर 1. तो मीटर की पावर 0 माइनस 1 आंसर कितना बन गया? मीटर की पावर -1. बोलो है ना? बात समझ नहीं? सो दैट शैल बी 40 मीटर इनवर्स. बात समझ नहीं? Yes, सो ma'am. माय आइडिया हियर इज कि 1 मीटर के अंदर 40 वेव्स पर मीटर बन रही है. ये मेरा क्या हो गया? वेव नंबर. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई मैम लैम्डा मीटर्स के अंदर इफ इन लैम्डा मीटर्स 1 wave is formed. है ना? If in lambda meters 1 wave is formed, so thereby in 1 meter how many waves is formed? यहाँ पे मुझे लैम्डा से डिवाइड करना है तो यहाँ भी लैम्डा से डिवाइड करना है. तो क्या आ जाएगा? 1 by lambda shall be formed. तो 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आएंगी? 1 by lambda waves will be formed. तो मेरे पास mu bar is going to be nothing but 1 by lambda. mu bar here is going to be what? 1 by lambda waves shall be formed. मैम पहले आपने म्यू को किस चीज से डिनोट करा था? Mu was frequency. Mu bar is wave number. ठीक है? This is mu bar which is wave number और mu is nothing but what? Frequency. बात समझ नहीं? कोई दिक्कत? No. पक्का? ठीक है? So this is the basic idea. So 1 by wave shall be formed. Concept clear है? Yes. So mu bar is going to be what? 1 by lambda. Lambda wave shall be formed. Concept clear हो? हाँ या ना? पक्का? That is the basic idea. ठीक है? कोई दिक्कत? वेव्स का वेव थ्योरी समझ आई अपने को? तो हमने क्या क्या पैरामीटर्स पढ़ लिए? हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़ लिए. वेवलेंथ, wavelength, frequency, wave number, ठीक है? टाइम पीरियड. और हमने और क्या पढ़ लिया? यूनिट्स ऑफ वेव. है ना? यूनिट्स ऑफ वेव. Got the point? Yes, ma'am. Is this part clear or not? Help. So you would have wavelength, you would have frequency, you would have wave number, you would have time period, and you would also have units of wave. Concept clear है या नहीं बताइए? Yes, ma'am. बात समझ नहीं? पक्का? Any doubts on this? No, ma'am. पक्का? ठीक है. This is the basic idea. This is wavelength, frequency, wave number, time period, units of wave. Concept clear है? Yes, ma'am. अब देखो. अच्छा.